नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर उठा पटक राजनीतिक जारी है। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश है वो चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और ऐसे में जो दूसरी लिस्ट आई बीजेपी की, वह बड़ा चौंकाने वाली थी। चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि बीजेपी ने 7 सांसदों को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। और 7 सांसदों की भी बात नहीं, उन 7 सांसदों में 3 केंद्रीय मंत्री हैं। 3 केंद्रीय मंत्रियों में नरेंद्र सिंह तोमर, जो आपको पता है कृषि मंत्री हैं, दूसरे मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, तीसरे मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। 3 मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। इसके अलावा उनके राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। जो और अन्य सांसद हैं इन 3 मंत्रियों के अलावा, उसमें रीति पाठक हैं जो 2 बार सांसद रही हैं, 2 बार से सांसद हैं। गणेश सिंह हैं, वो सतना से सांसद हैं, वह चुनाव लड़ेंगे सतना से। और जो रीति पाठक हैं वह सीधी से चुनाव लड़ेंगी, वही सीधी जहां आपको पता होगा कि बीजेपी का एक नेता जिसने एक आदिवासी के सिर पर पेशाब कर दी थी और वह वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। उस वीडियो वायरल होने के बाद सरकार को बहुत ज़्यादा फजीयत का सामना करना पड़ा था और उस फजीयत से बचने के लिए जो वहाँ के एमएलए थे केदारनाथ शुक्ला, उनका टिकट काट करके जो सांसद हैं रीति पाठक, उनको टिकट दिया गया है। और दोनों स्तर में कि आदिवासी नाराज ना हो और इधर ब्राह्मण भी नाराज ना हो, तो एक ब्राह्मण का टिकट काट करके एक ब्राह्मण को ही टिकट दे दिया गया है। राकेश सिंह हैं, उन्हें जबलपुर से सांसद हैं और राकेश सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, 4 बार के सांसद हैं। उनको जबलपुर पश्चिम से विधानसभा का टिकट दे दिया गया है। वहीं पर राव उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद से सांसद हैं, उनको भी इस विधानसभा की जंग में उतार दिया गया है। अब बात वही हो रही कि ये पहली बार हो रहा है जब कहीं केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया जाए, जो वर्तमान में अभी केंद्रीय मंत्री हैं। आखिर बीजेपी इस निराशा और हताशा में कैसे पहुंच गई कि उनको अपने मंत्रियों को उतारना पड़े, राष्ट्रीय महासचिव को उतारना पड़े। उनके राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने 10 साल से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन वो लगातार आपने देखा वो कई बार विधायक रहे हैं, लगभग 6 बार विधायक रहे हैं और कई बार मंत्री रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वह वीडियो वायरल ये हो रहा है कि वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं तो एकदम, मुझे जैसे शौक लगा हो, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मुझे ये टिकट दे दिया है, मैं अंदर से ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। और उन्होंने गणेश भगवान वहीं मूर्ति लगी तो उनकी तरफ हाथ करके कहा भी कि मैं इनकी कसम खा के कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो अब बड़ा नेता हो गया हूँ और मेरा तो काम, मैंने तो यही सोचा था कि बस एक सभा संबोधित करो, वहां से निकलो दूसरी करो, दूसरी से निकलो तीसरी करो। और मैंने एक प्लान भी बना रखा था कि 8 सभाएं रोज संबोधित करेंगे, 5 हेलीकॉप्टर के द्वारा, 3 कार के द्वारा उससे जन संपर्क करेंगे। लेकिन अब क्या करें, पार्टी ने टिकट दे दी। सच कह रहा हूँ, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं। सच कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना, भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में। और ऐसा प्लान भी बन गया था, पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी। मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं। सच कह रहा हूं, मैं आज मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। तो विजयवर्गीय अपना दुखड़ा रो रहे हैं, वो प्रसन्न नहीं है, जबकि उनको तो प्रसन्न होना चाहिए। यही स्थिति जो उनका वीडियो है, आप देखें, इस वीडियो को देख करके आप यह सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत कितनी पतली हो गई है कि एक नेता को
विधानसभा का टिकट मिल जाए वह प्रसन्न ना हो। उन्हें तो प्रसन्न इसलिए होना चाहिए था कि उनको टिकट मिला है, हो सकता है अगर सरकार बन जाए तो फिर उनको भी मुख्यमंत्री बनने का एक चांस रहेगा। लेकिन वो खुश नहीं है। वो इसलिए भी खुश नहीं है कि बीजेपी की हालत मध्य प्रदेश के अंदर इतनी पतली हो गई है और ऐसे में उनको टिकट दे दिया जाए। इंदौर फर्स्ट से उनको टिकट दिया गया है, जहां पर अगर देखें जो वो एरिया है, जो इंदौर का एरिया है, ये जो मालवा क्षेत्र है, उधर कांग्रेस का वर्चस्व है। और ऐसे में विजय वर्गीय जान रहे हैं कि अगर वो वहां से हारते हैं तो बड़ी फजीयत होगी। वहीं जैसे केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने टिकट दिया, केंद्रीय मंत्री में इसके दो कारण भी हो सकते हैं। एक तो केंद्रीय मंत्री अलग अलग जाति से हैं, तो बीजेपी ने अपना आखिरी दांव चला। आखिरी दांव इसलिए कि जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो सवर्ण हैं, क्षत्रिय हैं, तो उनका प्रभाव पड़ेगा। इधर प्रहलाद सिंह पटेल ओबीसी से आते हैं, ओबीसी समुदाय पर असर जाएगा। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी समाज अभी बीजेपी से नाराज है, क्योंकि जो सीधी से जो पेशाब कांड हुआ उसके बाद जो आदिवासियों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। इसके अलावा अगर आंकड़ा देखें तो बीजेपी 2018 में जहां आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों का जहां बाहुल्य है, वहां पर 84 में से सिर्फ 34 सीट ही 2018 में जीत पाई थी। ये उसकी दर्द का एक बड़ा कारण है फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारने का, क्यों कहीं उनकी ये रणनीति फिर न जाए। उनकी रणनीति ये है कि आदिवासी क्षेत्रों में उनकी सीट बढ़े, क्योंकि जब चुनाव से पहले हुआ था 2015 में इसी बीजेपी ने जहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र था वहां से 59 सीटें जीती थी। तो कहां 59 सीटें, लेकिन इसके बाद 2018 आते आते वो सीटें सिर्फ 34 रह गई। इसीलिए ये भी एक चिंता का सबब है बीजेपी के लिए। इसीलिए उन्होंने अपने मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को वहां उतार दिया। लेकिन इन मंत्रियों को उतारने का मतलब क्या है? कहीं शिवराज सिंह चौहान का टिकट तो नहीं कट रहा है, क्योंकि अभी जो 2 लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की तरफ से, उसमें शिवराज सिंह चौहान का टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। और शिवराज सिंह चौहान की यही चिंता बढ़ाने वाली है। उनको लगता है कहीं पार्टी हाईकमान उनका ही टिकट ना काट दे। जो नैया के खेवनहार थे, जो इतने सालों तक बीजेपी को मध्य प्रदेश में सत्ता दिलाते रहे, कहीं उनका ही टिकट अब न कट जाए। और यह हुआ भी एक दिन। इससे भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में आए और उन्होंने कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो उस मंच पर मौजूद हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं। और दूसरा उन्होंने काम यह किया कि मध्य प्रदेश की जितनी भी योजनाएं थी, प्रधानमंत्री ने उनका एक का भी नाम नहीं लिया। लाडली बहन योजना, जिसका गुणगान शिवराज सिंह चौहान जगह जगह पर अपने हर कार्यक्रम में, अपनी हर सभा में करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसका भी नाम नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने केंद्रीय योजनाओं को गिनाने का काम वहां पर किया। तो क्या यह माना जाए कि पार्टी हाईकमान शिवराज सिंह चौहान से नाराज है और शिवराज सिंह चौहान का पत्ता काटना चाहती है? क्या जो केंद्रीय मंत्री आए या जो सांसद आए उनमें से ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? लेकिन मुझे लगता नहीं है कि चुनाव में यह रिस्क बीजेपी उठाने को तैयार है। बीजेपी के ही एक विधायक मध्य प्रदेश से, उनका आप वीडियो देखें तो आप समझ में आ जाएगा कि कितनी अंतरकला है बीजेपी में, कितनी उठापटक है। जो ये लिस्ट आई, इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कहा कि ये वही बीजेपी है जहां मोदी जी ने आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को या दूसरे जो बड़े नेता थे उनको उम्र का हवाला देकर के दरकिनार कर दिया था। और वही बुजुर्ग नेताओं को मध्य प्रदेश में लाकर के उनको विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है। उनका ये वीडियो देखें। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। हमारी धन्यवाद है, शुभकामना है। हम न उस दौड़ में थे, न में कोई लेना देना था। विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। वो लड़ाई मैं लड़ूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण नहीं होता। मैहर जिला बना है, विंध्य प्रदेश भी बनेगा। पर मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, उन नेताओं को जिन्होंने मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी की थी। यदि इतने सीनियर बुजुर्ग लोग, सांसद और पूर्व वर्तमान मंत्री को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, तो मुरली मनोहर जोशी जी और सम्माननीय आडवाणी जी का अपराध क्या था? उनको क्यों किनारे कर दिया गया है? ये भी सोचनीय विषय है।
जब सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधायक सरपंच का फिर चुनाव लड़ने लगे, युवा राष्ट्र युवा देश की कल्पना करने वाले इन बुजुर्गों को लोकसभा से विधानसभा भेज रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इस तरह में तो और तमाम लोगों को मध्य प्रदेश में भेज दिया जाए, वो लोग भी विधानसभा का चुनाव लड़े, सभी लोगों को बड़ा। ये जो लिस्ट जारी हुई जिसमें मंत्री भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वहीं एक और वीडियो आ रहा है शिवराज सिंह चौहान का, जहां वो अधिकारियों के बीच में बोल रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों का धन्यवाद दिया, उन्होंने प्रमुख सचिव, उसमें दूसरे अपर सचिव और अधिकारियों का उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। लगता है जैसे विदाई भाषण कोई हो रहा हो, बिल्कुल उसी लगता है कि उनको ये बात, उनका अंदेशा हो गया है कि ये विदाई का समय है। उन्होंने उनको अलविदा कहा। मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगी साथी और हमारे सभी एसीएस, पीएस, एचओडी अधिकारी मित्रों, मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। जितना कठिन समय में हम लोगों ने ये सरकार संभाली थी, आपको ध्यान होगा जब शायद 24 मार्च को शपथ ली थी, तब कोविड की काली छाया पूरे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था कि चारों तरफ डर, परेशानी, कैसे निपटेंगे, क्या होगा, चारों तरफ हताशा, निराशा और अनिश्चितता का वातावरण था। वैसे समय में शायद पहली बार होगा कि एक सदस्यीय मंत्रिमंडल था मेरा। कई दिनों तक एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री, फिर पूरा मंत्रिमंडल समाहित था। लेकिन अधिकारी मित्रों के सहयोग से हमने कई दिनों तक, अकेला मुख्यमंत्री था, मंत्रिमंडल नहीं था। वैसी परिस्थिति भी कोविड से निपटने की वैसी परिस्थितियों में भी भरपूर प्रयास किया। बाद में मंत्रिमंडल बना तो पंच प्यारे आए, कई दिनों तक उनके साथ सरकार चली और फिर काफी बाद में पूरा मंत्रिमंडल बना। तो ये क्यों कहा, ये तो शिवराज सिंह चौहान ही बता सकते हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही। लगता है उनको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में हालत ठीक नहीं है और शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस ने समय समय पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने तो 250 घोटालों की एक लिस्ट जारी कर दी, जिसमें आयुष्मान घोटाला, जो अभी सीएजी रिपोर्ट आई थी, उसमें आपने पता होगा मध्य प्रदेश भी उसमें है। सीएजी रिपोर्ट में आयुष्मान घोटाला हुआ, इसके बाद यूनिफॉर्म घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला में अभी लाखों युवक सड़कों पे थे कुछ समय पहले ही, कुछ महीने पहले ही। तो ये पटवारी घोटाला के अलावा कई घोटाले हैं जिसके आरोप शिवराज सिंह चौहान पर लगे हैं। और इसी के कारण ये सरकार जिस तरीके से बनाई गई थी शिवराज सिंह चौहान की, 18 साल से शिवराज सिंह चौहान काबिज है। बस थोड़ा अगर समय छोड़ दिया जाए कि जब ये विधानसभा चुनाव पिछले हुए थे, उसमें कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आ गए और बीजेपी में आकर के उनके साथ कई विधायक आ गए, जिससे वो सरकार कांग्रेस की चली गई और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। तो जनता में शायद वह भी रोष होगा कि जहां एक चुनी हुई सरकार को इस बीजेपी ने अपने सत्ता के दम पर, अपने पैसे के दम पर तोड़ दिया, तो वो नाराजगी भी वहां की जनता में है। और जनता को सहूलियतें क्यों नहीं मिली, क्यों जनता को फायदा नहीं मिला? क्योंकि 18 साल से शिवराज सिंह चौहान की लगातार वहां सरकार है और 9.5 साल होने को है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और डबल इंजन की सरकार है। इसके बाद भी महंगाई है, भ्रष्टाचार है, किसानों को राहत नहीं है, बेरोजगारी है। जब ये सारी चीजें तो क्यों हैं? जबकि डबल इंजन की सरकार है। और जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं या गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं तो मध्य प्रदेश में जाकर के बड़े बड़े भाषण भ्रष्टाचार के ऊपर देते हैं। वही मध्य प्रदेश जहां भ्रष्टाचार का भाषण दिया और 2 दिन बाद विपक्ष को उन्होंने बताया ये जो गठबंधन है पूरा सारा भ्रष्टाचारियों का है। उन्होंने कई लाख करोड़ के आरोप सब पे अलग अलग लगाए, उसमें भी एनसीपी नेता पर भी लगा दिया। एनसीपी पे 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, खनन घोटाला, कई घोटाले लगा दिए। और ठीक 2 दिन बाद अजीत पवार को अपनी पार्टी में लाए महाराष्ट्र में और वहां का उप मुख्यमंत्री बना दिया।
तो कथनी करनी में अंतर जो हो रहा है उसको भी जनता यह देख रही है, जिसके कारण प्रधानमंत्री अभी तक 7 उनके दौरे हो चुके हैं। 7 दौरों के बाद भी हालात इतने खराब हैं मध्य प्रदेश में कि उनकी पार्टी के लोग बीजेपी को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। सतना से पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संभावित उम्मीदवार भी थे विधानसभा के, शिवा चतुर्वेदी, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया है। दूसरी जगह से नागदा खाचरौद से भाजपा नेता लोकेंद्र मेहता, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि बगावत तो होगी। जब आप केंद्रीय मंत्रियों को लाएंगे, सांसद को लाएंगे, तो उनके जिनके टिकट कटेंगे वो भी बगावत करेंगे और फिर राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति को भाप करके डूबते जहाज में कोई नहीं बैठता है। जब लगता है कि ये जहाज डूब रहा है तो उससे सब निकल के भागने लगते हैं। वही परिस्थिति कई पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है, कई विधायक छोड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता उनके छोड़ चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी हालत वहाँ ठीक नहीं, क्योंकि बीजेपी में उन्हें मान सम्मान मिला नहीं। और अभी ग्वालियर से भी मेयर जो कभी कांग्रेस का नहीं बनता था वो अब की बार बन गया, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हो गए। तो ये हालात पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हैं और मध्य प्रदेश की खस्ता हालत को देखते हुए ही आखिरी दाव बीजेपी ने चल दिया है। आखिरी दाव ये है कि मंत्रियों को उतारा जाए और सांसदों को उतारा जाए। तो ये जो मंत्री है, सांसद है, कम से कम 2-4 विधानसभा क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखेंगे, जिससे हो सकता है जो उनकी नैया डूब रही है वो पार लग जाए। कैसे? सत्ता तो संभावना पे चलती है और ये भी आसार लगा रहे हैं कि शायद उनकी नैया बच जाए। जहां तक फग्गन सिंह कुलस्ते जो मंत्री हैं वो 33 साल बाद चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। 33 साल से चुनाव नहीं लड़े विधानसभा का। नरेंद्र सिंह तोमर 10 साल बाद। वहीं कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने भी 10 साल बाद से चुनाव लड़ेंगे। तो ये बहुत समय से जो चुनाव लड़ेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे और इनमें भी जो सांसद मंत्री हैं वो ऐसे हैं जो कई बार सांसद रह चुके हैं। प्रहलाद सिंह पटेल 6 बार रह चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी 5 बार रह चुके हैं। इसके अलावा और जो सांसद हैं वो भी 4-4 बार के विधायक हैं। रीति पाठक 2 बार से सांसद हैं। तो इतने इन लोगों को क्यों उतारना पड़ा? इसीलिए कि मध्य प्रदेश में इनकी हालत बहुत पतली है और यह बात शिवराज सिंह चौहान को भली भांति पता लग गई। इसीलिए उन्होंने अपने एक भाषण में अधिकारियों का धन्यवाद भी ज्ञापन पहले से ही कर दिया है। उनको भी लग रहा है, देखो उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। एमपी को, मध्य प्रदेश को माना जाता है कि मध्य प्रदेश आरएसएस की प्रयोगशाला है और सबसे बड़ी प्रयोगशाला मध्य प्रदेश ही है। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी की वहाँ हालत पतली है और उनको केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है, तो आप समझ लें कि इनकी स्थिति कैसी है और यह क्या अपनी सरकार बचा पाएंगे या फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि आरएसएस के तमाम सर्वे यही बता रहे हैं कि बीजेपी की हालत मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा पतली है। अब जो बीजेपी है वो आखिरी समय तक चुनाव में हमेशा रहती है, चुनावी मोड में रहती है और आखिरी तक छोड़ती नहीं है, चाहे उनकी स्थिति कैसी हो, लेकिन वो लड़ते रहते हैं। तो यही बात है कि देखिए अब और क्या वो फॉर्मूला अपनाते हैं, क्योंकि ये भी एक नया प्रयोग है जिसमें केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है और ऊंट किस करवट बैठेगा यह देखने की बात होगी। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।